ओके सो आज हमने इमेजेस में से लाइंस डिटेक्ट करने का तरीका सीखना है। और पिछले लेक्चर्स में हमने इमेजेस में से एजेस, उसके बाद कॉर्नर्स और ये चीज़ें सीखी थी। और उसके बाद हमने सीखा था कि किसी भी इमेज के रीजन को डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि इमेजेस के अंदर से लाइंस कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, और लाइंस डिटेक्ट करने के लिए जो एक ट्रेडिशनल मेथड है उसका नाम है हफ ट्रांसफॉर्म। इसके बाद भी कुछ मेथड्स आए हैं, लेकिन हफ ट्रांसफॉर्म हम इसलिए पढ़ रहे हैं इसको क्योंकि ये सिर्फ लाइन डिटेक्शन के लिए नहीं है, इट्स अ क्लास ऑफ मेथड्स कि इसी मेथड से आप सर्कल भी डिटेक्ट कर लेंगे, इसी मेथड से और शेप्स भी डिटेक्ट कर लेंगे। तो इट्स अ जनरल क्लास। हम इसको सिर्फ लाइन के लिए और मे बी सर्कल के लिए देख लें, लेकिन यू नीड टू रियलाइज कि इट्स अ होल क्लास ऑफ शेप डिटेक्शन मेथड्स। So the Huff transform is a very powerful method for detecting curves from boundary information। यानी बाउंड्री इंफॉर्मेशन से मेरा मतलब है कि अगर आपके पास एज की इंफॉर्मेशन है, एज पिक्सल्स कौन से हैं, दैट्स बाउंड्री इंफॉर्मेशन। ये एक्सप्लॉइट करता है द डुअलिटी ऑफ पॉइंट्स ऑन अ कर्व एंड पैरामीटर्स ऑफ द कर्व। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि y इक्वल्स 2x प्लस 9, ये एक लाइन की इक्वेशन है, तो मैं आपको 2 और 9 अगर सिर्फ ये दो चीज़ें बता दूँ कि एक लाइन है जिसका स्लोप 2 है और जिसका इंटरसेप्ट 9 है, तो यू नो एवरीथिंग अबाउट द लाइन। आप उस लाइन का हर पॉइंट बना सकते हैं। ऑल यू नीड टू नो इज़ स्लोप क्या है और इंटरसेप्ट क्या है। तो एक तो ये तरीका है, इसे कहते हैं पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ये पैरामीटर्स हैं लाइन के। दूसरा तरीका ये है कि मैं आपको लाइन के सारे पॉइंट्स दे देता हूँ, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 सारे पॉइंट्स दे देता हूँ, बड़ा सारे कोऑर्डिनेट्स। तो ये तो इन्फिनिट पॉइंट्स होंगे, लाइन में तो इन्फिनिट पॉइंट्स होंगे। तो ये एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन है लाइन की कि एक्सप्लिसिटली मुझे बताएं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ठीक है, हैं तो दोनों बातें सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही। मैं चाहे आपको सारे पॉइंट्स दे दूं या मैं आपको 2 पैरामीटर्स दे दूं लाइन के, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। सही, इसे डुअलिटी कहते हैं कि लाइन की 2 शक्लें होती हैं, एक शक्ल उसकी एक्सप्लिसिट, एक शक्ल उसकी पैरामीट्रिक। ठीक है, ये इस तरह जिस तरह लाइट, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा लाइट की डुअलिटी, डुअल नेचर ऑफ लाइट, कि वो पार्टिकल्स की शक्ल में है या वेव की शक्ल में है। वेल, दोनों शक्लों में देख लें तो थ्योरी फिट बैठती है, इसलिए आप दोनों शक्लें उसकी देख लेते हैं। हकीकत क्या है, जो मर्जी हो, पर ये जो 2 व्यूज़ हैं लाइट को देखने के, ये एक्सेप्टेबल है। इससे आपके थ्योरी और ऑब्जर्वेशन मैच करने लग जाती है। इसी तरह लाइंस जो हैं वो आप चाहे एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट कर दें या पैरामेट्रिक रिप्रेजेंट कर दें। ये जो डुअलिटी है ना, इसको आज हम एक्सप्लॉइट करेंगे। ठीक है, हफ ट्रांसफॉर्म से आप एनालिटिक कर्व्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मसलन जो फार्मूले से रिप्रेजेंट होते हैं। लाइन का फार्मूला y इक्वल्स mx प्लस c, सर्कल का फार्मूला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल्स 0, इलिप्स का फार्मूला। तो कई चीज़ें जो फार्मूले से रिप्रेजेंट हो जाती हैं, ये एनालिटिकल कर्व्स हैं। फिर आपके पास नॉन एनालिटिक कर्व्स भी हो सकते हैं जो किसी फार्मूले से रिप्रेजेंट नहीं होते। मतलब मैं ऐसे ही कोई कर्व ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो ये किसी फॉर्मूले से रिप्रेजेंट नहीं होंगे। कोऑर्डिनेट्स होंगे, लेकिन वो किसी फॉर्मूले से नहीं बनता, वो किसी ने ड्रॉ कर दिया। मैं ऐसी एक शेप ड्रॉ कर देता हूँ रैंडम सी। डुअल नेचर को तो हम इधर एनालिटिक में भी कर लेंगे, ये नॉन एनालिटिक पे भी हफ ट्रांसफॉर्म होता है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ये जो नॉन एनालिटिक वाला है ना हफ ट्रांसफॉर्म, इसको शायद जनरलाइज्ड हफ ट्रांसफॉर्म कहते हैं, ये हम नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ एनालिटिक शेप्स वाला करेंगे, क्योंकि वो रियली हम जो मेन आइडिया ना हम वो समझना चाह रहे हैं, उसके बाद ये बाकी छोटी डिटेल्स हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एनालिटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइन।
एक लाइन की एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमने बचपन से देखी, बचपन तो नहीं पर छोटे होते से आपने देखी होगी, y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, इसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आप मुझे स्लोप दे दें और मुझे आप इंटरसेप्ट दे दें, ये दो चीज़ें दे दें, मुझे लाइन मिल जाएगी। सो एवरी पेयर ऑफ पैरामीटर्स m कॉमा c रिप्रेजेंट्स अ यूनिक लाइन। मैं m और c चेंज करूँगा, नई लाइन आ जाएगी। इसमें वीकनेस ये है कि वर्टिकल लाइंस जो हैं उनकी स्लोप इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी एक नंबर तो नहीं है, इन्फिनिटी मैं मैथ में यूज़ तो नहीं कर सकता, कंप्यूटर में इन्फिनिटी तो नहीं डाल सकता, तो वर्टिकल लाइंस में रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, नहीं कर सकता। इस रिप्रेजेंटेशन में अगर वर्टिकल लाइन आपके पास आ गई, यू आर स्टक, यू कांट रिप्रेजेंट इट। ठीक है, सो आपके पास y इक्वल्स एक्स, इसका स्लोप 1 है और इसका इंटरसेप्ट 0 है। y इक्वल्स एक्स माइनस 1, इसका स्लोप 1 है और इंटरसेप्ट इसका -1 है, y पे जहाँ ये कट करता है y इंटरसेप्ट। y इक्वल्स माइनस एक्स प्लस, इसका स्लोप -1 है, तो ये नीचे को जा रही है लाइन, और इंटरसेप्ट +1 है। सही। लाइंस की एक और रिप्रेजेंटेशन भी होती है, उसे कहते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। उसके भी दो पैरामीटर्स होते हैं, एक डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और एक उसका एंगल होता है। और वो एंगल होता है जो लाइन के ऑर्थोगोनल जो लाइन बनती है, लाइन से ऑर्थोगोनल जो लाइन है उसका एंगल है टुवर्ड्स ओरिजिन, उसका जो एंगल है। सो रेड में आपके पास ये लाइन है y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, इसकी इक्वेशन है, वो जो पुरानी रिप्रेजेंटेशन है स्लोप इंटरसेप्ट वाली। सो रेड लाइन इज y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, ये 90 डिग्री शो कर रहा है कि ये वो ऑर्थोगोनल लाइन है परपेंडिकुलर ओरिजिन तक। उसका एंगल x एक्सिस से, पॉजिटिव x एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, और इस ऑर्थोगोनल ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसकी जो लेंथ है उसको मैं r कह रहा हूँ। ठीक है, अभी इस नहीं, हम ओरिजिन से वो लाइन ड्रॉ करेंगे जो ऑर्थोगोनल मिले। ओरिजिन से मैं कई लाइंस ड्रॉ कर सकता था, नहीं, ओरिजिन से मैं और भी कई लाइन ड्रॉ कर सकता था जो ऑर्थोगोनल नहीं जाएंगी। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो ऑर्थोगोनल कट करती है, उसको ओरिजिन से निकलती है। और तो जब हम कहते हैं हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो इसका मतलब यही है, ओरिजिन से। असल में लाइन से ऑर्थोगोनल जो है ना, वो डायरेक्शन यही रहेगी। अब डिपेंड करता है मैंने ऑर्थोगोनल कहाँ पे ड्रॉप किया है। अगर मैं ऑर्थोगोनल इस जगह पे ड्रॉप करता हूँ तो वो ओरिजिन पे नहीं जाएगा, तो मैंने सिर्फ वो वाली दिखाई है जो ओरिजिन से। जस्ट लाइक m एंड c, दे रिप्रेजेंट अ यूनिक लाइन, r और थीटा हूबहू वैसे ही r और थीटा भी एक यूनिक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ r की बजाय 2r कर दूँ तो कौन सी लाइन बनेगी? हाँ, इसके पैरेलल यहाँ पे लाइन, एंगल वैसा ही होगा। अच्छा, अगर मैं r यही रखूँ, थीटा को 0 कर दूँ, कौन सी लाइन बनेगी? r यही है, वर्टिकल। सो पहली बात, वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट हो गई, MC में नहीं होनी थी, r थीटा में हो गई वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट। ठीक है, थीटा को 0 कर दें, वर्टिकल लाइन आ जाएगी, और वर्टिकल लाइन ओरिजिन से कितनी दूर है वो r है। ठीक है, अगर मैं r वही रखूं और थीटा को π/2 कर दूं, 90 कर दूं, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। सो नहीं, उधर कर सकते थे, उधर m को 0 रख सकते थे, वहाँ सारी लाइंस हो सकती थी स्लोप इंटरसेप्ट में सवाए वर्टिकल लाइंस। यहाँ पे सारी हो सकती हैं, इंक्लूडिंग वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सब। ठीक है,
But important point, just like M and C determine a unique line, R and theta also determine a unique line. Important point ये. अब उसकी मैथ देख लेते हैं कि हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से पोलर रिप्रेजेंटेशन कंप्यूट कैसे कर सकते हैं. ठीक है. सो मेरे पास एक लाइन है y इक्वल्स mx प्लस सी. वी नो कि लाइन का जो स्लोप है वो tan ऑफ वो जो लाइन का जो भी एंगल था, स्लोप इक्वल्स m इक्वल्स tan थीटा, आपने सुना हुआ ना. तो यहाँ पे मैं अल्फा कह रहा हूँ कि मैं थीटा में दूसरे एंगल को नाम दे दिया. जो लाइन का एंगल था, एंगल आप कहाँ से देखते हैं? एंगल आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज देखते हैं. तो ये जो एंगल है इसे मैं कहूँगा ये लाइन का एंगल है और उसे मैं अल्फा का नाम दिया है. तो लाइन का स्लोप इक्वल्स tan अल्फा. ठीक है, ये तो हमें पहले से पता है. ये जो अल्फा एंगल है, ये अगर आप ये वो ट्राइंगल और एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ देखें तो दिस अल्फा इज़ एक्चुअली 90 प्लस थीटा. क्योंकि ये जो एंगल है ना यहाँ पे, ये 90 माइनस थीटा है. ये 90 माइनस थीटा है. और खैर ये कंप्यूटेशन आप कर सकते हैं, कन्विंस योर सेल्फ कि ये अल्फा जो है ये थीटा 90 प्लस थीटा है. ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज. ठीक है. सो दिस इज अल्फा जहाँ लिखा था उसको मैंने थीटा प्लस पाई बाय 2 से रिप्लेस कर लिया. tan इक्वल साइन ओवर कॉस. ये शिफ्टेड साइन है, राइट. ये शिफ्टेड साइन है. इसमें आपने साइन फंक्शन को 90 डिग्री से शिफ्ट किया टूवर्ड्स द लेफ्ट. अगर आप इसको थोड़ा कागज़ पे ड्रॉ करके देखें या विजुलाइज करके देखें तो ये कॉस फंक्शन बन जाएगा. दिस विल जस्ट बी इक्वल टू कोसाइन ऑफ थीटा. कॉस और साइन में कितना फ़र्क होता है? 90 डिग्री का नहीं होता, राइट. तो मैंने अगर लेफ़्ट को शिफ्ट करूं तो ये कॉस बन जाएगा. सिमिलरली कॉस को अगर मैं लेफ़्ट पे शिफ्ट करूं तो वो माइनस साइन बन जाता है. तो ये आप विजुलाइज कर लीजिएगा, खुद ड्रॉ कर लें या किसी तरह देख लीजिएगा. सो यू हैव कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा. सो मेरे पास जो अल्फा था ना, लाइन का एंगल, वो तो हट गया है. मेरे पास अब परपेंडिकुलर के एंगल के हिसाब से चीज़ें लिखी हुई हैं. सो मेरे पास एक रिलेशन आ गया जिसको आप स्लोप कहते थे, वो परपेंडिकुलर के एंगल से रिलेटेड है इस फॉर्मूले के साथ. ठीक है. ओके, आगे चलते हैं. C की जो वैल्यू है ये C है. C आप इंटरसेप्ट कहते थे, लाइन जहाँ y एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है उसको इंटरसेप्ट. अगेन आप ट्राइंगल्स के रूल्स को फॉलो करके ये आप खुद डिराइव कर लेंगे. ये मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ एक्सरसाइज, कि ये जो डिस्टेंस है ये r डिवाइडेड बाय साइन थीटा होगा. ठीक है. क्योंकि आई थिंक इट टर्न्स आउट के मुझे लगता है ये एंगल थीटा निकल आना है. यप, ये एंगल थीटा निकल आना है. इसका मैं को बताता हूँ कि फर्स्ट प्रूव कि ये एंगल थीटा होगा. और अगर ये एंगल थीटा है तो साइन इक्वल्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस. परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस. तो साइन थीटा इक्वल्स आर, परपेंडिकुलर आर ओवर हाइपोटेन्यूस. ये तो सी है, सी इज द हाइपोटेन्यूस, राइट. तो सो आप ये इस फॉर्मूले पे आ जाएंगे. मैंने आपको हल्की सी हिंट दे दी है. you'll derive this hopefully. So c equals r over sin theta. अब हुआ क्या है, मेरे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो m था वो थीटा की टर्म्स में लिखा हुआ है. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो c था वो r और थीटा की टर्म्स में लिखा हुआ है. अब मैं इस इक्वेशन में जाता हूं, m को भी रिप्लेस कर दूंगा, c को भी रिप्लेस कर दूंगा. ठीक. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट डू. y इक्वल्स m इंटू एक्स. m था माइनस कॉस ओवर साइन इंटू एक्स प्लस c. c वॉज r ओवर साइन थीटा. दैट्स ऑल आई हैव डन. और अब मेरे पास इसको रीअरेंज अगर करूं, साइन थीटा ये कॉमन है, ये साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, y साइन थीटा बन जाएगा. सो आई हैव y साइन थीटा, आई हैव x cos थीटा ऑन दिस साइड, x cos माइनस x cos थीटा. ये दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो x cos थीटा बन जाएगा और इधर सिर्फ r बच जाएगा. सो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज अ पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइन.
ये कहती है कि अगर आप मुझे एक पॉइंट दें x और y, कोई पॉइंट दे दें x, y, और आप मुझे कहते हैं इस पॉइंट में से गुजरने वाली वो लाइन, x, y में से गुजरने वाली वो लाइन जिसके परपेंडिकुलर का एंगल थीटा हो। सो आप अगर मुझे राइट हैंड साइड की सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं ना, कि यू गिव मी अ पॉइंट एंड यू से देयर इज अ लाइन दैट गोज थ्रू दिस पॉइंट x, y, बट द लाइन गोज इन सच अ वे कि उसके जो परपेंडिकुलर का एंगल है वो थीटा होना चाहिए, तो फिर ये फॉर्मूला आपको बताएगा अच्छा फिर उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होना चाहिए। ठीक है, दिस विल गिव यू द आर। ये फॉर्मूला हम थ्रू आउट दिस लेक्चर अभी यूज करेंगे। डिराइव मैंने कर दिया है, अगर डेरिवेशन नहीं भी समझ आई तो बस इसका मकसद समझ लें कि गिवन अ पॉइंट एक्स वाई, गिवन परपेंडिकुलर का एंगल थीटा, दिस फॉर्मूला विल गिव यू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर दैट लाइन। ओके, अब हाफ ट्रांसफॉर्म क्या है? हाफ ट्रांसफॉर्म एक एल्गोरिथम है जो लाइंस को डिटेक्ट करेगा गिवन सम एज पॉइंट्स। मैंने कहा था ना x, y, तो इस तरह के कई x, y होंगे। इमेज थी, इमेज के अंदर से मैंने एज डिटेक्शन कर ली, फॉर एग्जांपल कैनी एज डिटेक्टर लगा दिया, एज पॉइंट्स आ गए मेरे पास। उन एज पॉइंट्स में से गुजरने वाली अगर कोई लाइंस हो सकती थी उनको अब मैं डिटेक्ट करूँगा। सही? पहले हम सिर्फ एक पॉइंट उठाते हैं, गिवन ओनली वन पॉइंट x, y, द लाइन पासिंग थ्रू इट विद एंगल थीटा, परपेंडिकुलर का एंगल थीटा, must have perpendicular distance r equals x cos theta plus y sin theta। ये तो हमने पिछली स्लाइड में यही सीखा है। ठीक है, given an edge pixel x, y, how many lines can pass through it? आपके पास एक पॉइंट है, how many lines can pass through it? Infinite lines। अगर मैं एंगल को कंटिन्यूस वैल्यू समझूं, अगर मैं एंगल को डिस्क्रिटाइज कर दूं और मैं कहता हूं कि एंगल जो है वो 1 डिग्री के बिन्स से चेंज होगा, एक एंगल होगा 0, अगला एंगल होगा 1, अगला एंगल होगा 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, हाउ मेनी लाइंस कैन 360? थिंक अबाउट इट अगेन, व्हाई 180? हाँ, जो 0 पे है 180 डिग्री वाली लाइन भी देखने में तो बिल्कुल वैसी लगेगी, हालांकि 0 का चेहरा एक तरफ था, 180 का चेहरा एक तरफ था, लेकिन जब लाइन ड्रॉ करते हैं उसका तो कोई चेहरा नहीं है, राइट? सो आई कुड हैव रिटन 360 लाइंस, बट वो रिडंडेंट होता, वो उनमें से आधी लाइंस पिछली वालों के बराबर होनी थी। सो रियली पोटेंशियली अगर पॉइंट एक एक्स वाई मैं ले लिया है और मैं एंगल को क्वांटाइज कर रहा हूँ कि मैं 1 डिग्री पे एंगल्स को देखूंगा, तो 180 लाइंस कैन पास थ्रू दिस पॉइंट। ग्रेट। अगर मैं लूप कर दूं एंगल्स के थ्रू, एंगल को 0 से 180 तक लूप करूं 1 डिग्री पे या जितने डिग्री पे भी, ठीक है, तो मेरे पास हर थीटा के लिए, सो लूप मैंने थीटा पे लगाया है 0 से 180, हर थीटा के लिए मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग आर आ जाएगा उस फॉर्मूले से। मेरे पास 180 लाइंस के ये पैरामीटर्स आ जाएंगे आर कॉमा थीटा। पर इनमें क्या खास बात होगी, इन 180 लाइनों में, इन दीज 180 लाइंस, व्हाट विल बी कॉमन? These lines will all pass through x, y. सही? Great. और ये यहाँ पे मैंने ये मेरा x, y पॉइंट था रेड में, और मैंने इसके थ्रू लाइंस लाइंस ड्रॉ की हैं इसके थ्रू गुजरने वाली, लेकिन मेरी जो एंगुलर रेजोल्यूशन थी वो 1 डिग्री नहीं थी, 30 डिग्री थी। ठीक है, सो आई थिंक ये वाली लाइन वर्टिकल लाइन का 0 होता है। ओके, सो ये 0 डिग्री पे, ये 30 डिग्री, 60, 90, 120, 150, 180 एंड वी डन। सारी लाइनें हो गई हैं, मुझे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, है ना?
180 की ज़रूरत भी नहीं थी एक्चुअली, ये भी लाइन तो 0 की बारी हो चुकी थी। फाइन, और ये उसी पॉइंट में से मैंने लाइनें अब ड्रॉ की हैं, लेकिन एंगुलर रेजोल्यूशन 10 डिग्री है, या हाँ 10 डिग्री। आर यू गाइस विद मी? एक पॉइंट में से मैंने यहाँ चंद लाइनें ड्रॉ की, इधर मैंने ज़रा ज़्यादा ड्रॉ कर दी उस पॉइंट में से। अब हफ ट्रांसफॉर्म का आइडिया क्या है? ओके, स्ट्रेंज सी एग्जांपल देता हूँ। ये जो डायनासोर्स आपने देखे, नहीं देखे ना? किसी के आपने देखे? नहीं, डायनासोर्स आपने देखे? सो यू नेवर सीन अ डायनासोर। वी डोंट रियली नो कि वो एग्जिस्ट करते थे कि नहीं। व्हाई डू वी बिलीव दैट दे एग्जिस्टेड? फॉसिल्स, एविडेंस, सम पॉइंटर्स। सो द फैक्ट कि आपको बहुत बड़ी हड्डी मिली एक, और द फैक्ट कि वो हड्डी दूसरी हड्डी के साथ मैच करती थी जो ज़रा साइड पे मिली आपको, और आपने एविडेंस कलेक्ट करते 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 आपने एक पिक्चर बनाई कि यार दिस मस्ट बी ट्रू, और कोई एक्सप्लेनेशन कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। सिमिलरली ये जो एज के पॉइंट्स हैं, कंसिडर देम टू बी फॉसिल्स। कि अगर एक एज का पॉइंट नज़र आ गया है आपको, मैं सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ, अगर एक एज का पॉइंट नज़र आ गया आपको, इसका मतलब है कि पोटेंशियली कोई ना कोई लाइन वहाँ से गुजर सकती थी, कोई ना कोई लाइन, कौन सी पता नहीं। ठीक है, सो अब मैं वोटिंग करने लगा हूँ। जब मैं एक पॉइंट, रेड पॉइंट उठाता हूँ XY, इसमें से मैं गुजरने वाली पोटेंशियली सारी लाइंस उठा लेता हूँ। अगर 30 डिग्री एंगुलर रेजोल्यूशन थी तो ये 1 2 3 4 5 6 लाइनें आ जाएंगी। अगर 10 डिग्री रेजोल्यूशन थी तो ये कुछ ज़्यादा लाइनें आ जाएंगी, मे बी 18 लाइंस आ जाएंगी। ठीक है, अगर 1 डिग्री रेजोल्यूशन है तो मे बी 180 लाइंस आ जाएंगी। तो वट एवर योर रेजोल्यूशन इज ऑफ योर एंगल, इफ यू सी अ पॉइंट, potentially 180 lines could have passed through that point. I vote this red point XY is going to vote for all those 180 lines. ठीक है, इस वोट का बाद में क्या करना है बाद की बात है। सिर्फ ये समझ जाएं कि मैं जो लाइनें मेरे अंदर से गुजर सकती थी मैंने उनके लिए वोट कर दिया, क्योंकि पोटेंशियली वो लाइंस हो सकती थी लाइन में, वरना मैं कैसे नज़र आया। अगर एक एज पॉइंट x,y नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि हो सकता है ये वाली लाइन हो सकता है ये वाली लाइन, हो सकता है ये वाली लाइन, हो सकता है ये वाली लाइन। लेट्स सी। अभी तो हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, ये वोट्स को हम गैदर करेंगे, इन वोट्स को हम गैदर करेंगे। हम जब कहते थे वोट, तो हम किसके लिए वोट कर रहे हैं? वोट किसके लिए हो रही है? लाइन कैसे रिप्रेजेंट हो रही है? हाउ आर वी रिप्रेजेंटिंग वन विद आर थीटा? तो वो जो भी आर थीटा वैल्यू आई है उसके लिए एक वोट था कि इस लाइन को एक वोट देना है आप। ओके, जब हम वोट्स को गैदर करेंगे, ओके, ये जो आर और थीटा है, क्या ये इंटीजर्स होंगे? यस, here's your formula for r, here's your formula for r। जो आपका थीटा है, खैर डिपेंड करता है आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आप डिग्रीज में काम कर रहे हैं या रेडियंस में काम कर रहे हैं। लेट्स अस्यूम आप रेडियंस में काम कर रहे हैं, तो रेडियंस में अगर आप काम कर रहे हैं तो थीटा तो इंटीजर तो नहीं होगा, ये तो 0 से पाई तक जाना है, ये इंटीजर तो नहीं होगा। ओके फाइन, थीटा इज नॉट एन इंटीजर। रिगार्डलेस कि आप इंटीजर बना सकते हैं रेडियंस में रहते हुए, डिग्रीज में ले जाएं, नो ठीक है, आप डिग्रीज में ले जाएं, ये इंटीजर हो जाएगा, अग्रीड। अगर आप 1 डिग्री पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं एंगल को, व्हाट इफ यू आर इंक्रीमेंटिंग एट हाफ डिग्री, एंगुलर रेजोल्यूशन अगर आपकी हाफ डिग्री है फिर फ्लोट होगा। सो पॉइंट, ओवरऑल पॉइंट ये है कि
कोई गारंटी नहीं है कि थीटा जो है वो इंटीजर होगा. सो इट्स मोस्ट प्रॉब्ली ए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू. आर तो डेफिनेटली फ्लोटिंग पॉइंट आना है, बिकॉज कोसाइन ऑफ थीटा इज अ नंबर बिटवीन -1 and 1. साइन थीटा इज अ नंबर बिटवीन -1 and 1. आर इज in all likelihood going to be a floating point number. और ये भी नोट कर लें कि रिगार्डलेस के थीटा क्या थे, इनफैक्ट थीटा की तो बड़ी रेंज होगी, आर की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, राइट? क्योंकि कोसाइन जो है वो 1 से -1 है, साइन 1 से -1 है, तो आर कैन बी पॉजिटिव, आर कैन बी नेगेटिव. ओके. डू यू सी ए प्रॉब्लम जब हम वोटिंग की बात करते हैं, आर और थीटा एक वैल्यू आ गई, दोनों फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, और इन एडिशन आर नेगेटिव भी हो सकता है. अब इशू ये है, मैंने आर कॉमा थीटा को एक वोट देना था, वो कैसे स्टोर करूं? किसी एरे में स्टोर कर लेते हैं. एरे में आर की वैल्यूज इधर पड़ी होंगी. सो मैं एक एरे बनाता हूँ, उस एरे में आर की वैल्यूज इधर हैं, उस एरे में थीटा की वैल्यूज इधर है. जो भी आर कॉमा थीटा आया, लेट्स से दिस सेल, इस सेल में मैं जो भी वैल्यू पड़ी थी उसमें +1 कर दूंगा. वोट असाइन हो गई, हाँ, एक वोट ऐड हो गया, ठीक है. लेकिन ये सेल, इसी सेल की बात करते हैं, इस सेल का इंडेक्स क्या है? इनफैक्ट इसकी बात करते हैं. इस सेल का इंडेक्स क्या है? 1,2. इस सेल तक मैं कैसे एक्सेस कैसे करूंगा? 1,2 लिख के. मैंने तो आर कॉमा थीटा को वोट करना था, ये तो आर थीटा नहीं है, ये तो 1,2 है. हाउ डू यू नो कि वो जो आर की वैल्यू थी वो इस 1 पे मैप होनी थी, वो जो थीटा की वैल्यू थी वो उस 2 पे मैप होनी थी? सो डू यू अप्रिशिएट कि देयर इज अ जंप फ्रॉम वैल्यूज टू इंडिसेस. देखिए, मैंने वोट्स किसी एरे में सेव करने हैं, एरे की एक्सेस इंडिसेस से होनी है, लेकिन जो मैंने वोट्स जिन चीज़ों को देना था वो तो फ्लोटिंग पॉइंट और नेगेटिव इस तरह के नंबर्स थे. एग्जैक्टली. सो यहाँ पे मैंने इंडिसेस सो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हैं. थीटा की रेंज मैंने कहा थीटा 0 से 180 डिग्री तक. मैंने 180 नहीं किया, 180 तो 0 ही बन जाता है, तो 179 तक. पर 0 से 179 का मतलब है आई हैव 180 बिन्स ओवर हियर. और अगर ये रेजोल्यूशन ½ डिग्री होती तो आई वुड हैव हैड 360 बिन्स ओवर हियर. अगर रेजोल्यूशन 30 डिग्री होती तो आई वुड हैव हैड मे बी 6 बिन्स और व्हाटएवर. ठीक है. तो सो द वैल्यू ऑफ थीटा इज वन थिंग, द इंडेक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट वैल्यू इज अनदर थिंग. थीटा के लिए तो इस तरह के थीटा के लिए तो इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, 0 डिग्री 0 इंडेक्स, 1 डिग्री 1 इंडेक्स एंड सो ऑन. अगर इंक्रीमेंट ज़्यादा होता तो वो भी आप इंडेक्स कंप्यूट कर लेते, यू डिवाइड बाय द इंक्रीमेंट या बिन साइज. आर को देख लेते हैं. आर के अंदर भी इंडिसेस तो 0, 1, 2 होंगे जहाँ तक भी चलें. आर की जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने कहा था नेगेटिव भी हो सकती है. आर की वैल्यू, इसकी डिटेल थोड़ी देर बात करते हैं कि आर की ना एक मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है. वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन का, उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है. उससे बड़ी ज़्यादा दूर जो लाइन्स हैं वो आपको अपनी इमेज में नज़र ही नहीं आ सकती. आपकी इमेज का एक ख़ास साइज़ है, उसके अंदर ख़ास परपेंडिकुलर डिस्टेंस तक तो लाइन्स नज़र आएंगी, उसके बाहर तो इमेज से बाहर निकल जाएंगी, वो तो नज़र ही नहीं आ सकती थी. तो जो आर को वोट करने वो एक मैक्सिमम वैल्यू, और उसी मैक्स वैल्यू की नेगेटिव उसका माइनस भी चाहिए होगा आपको, क्योंकि आर के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर आर का जो इस तरह से देख लें कि मैंने करके नहीं देखा, लेकिन नहीं, इशू है कि -r क्यों चाहिए. आई थिंक -r इसलिए चाहिए क्योंकि अगर यहाँ थीटा प्लस पाई कर दूँ ना मैं इस फॉर्मूले में, थीटा को अगर मैं रिप्लेस कर दूँ थीटा प्लस पाई, इज इट द सेम लाइन? है ना, लाइन नज़र आने में तो वैसी होगी, उसका r नेगेटिव निकलेगा, उसका r नेगेटिव निकलेगा अगर मैं यहाँ थीटा की जगह थीटा प्लस पाई कर दूँ. सो
अब मसला क्या है, थीटा पे हमारा कंट्रोल नहीं है। जो हमने थीटा कंप्यूट किया है इमेजेस से, वो वाइट से ब्लैक वाली एज थी या ब्लैक से वाइट वाली एज थी। थीटा में पाई का शिफ्ट आएगा, वाइट से ब्लैक वाली एज वर्सेस ब्लैक से वाइट वाली एज, जो ग्रेडियंट डायरेक्शन होगी ना वो 180 डिग्री से शिफ्ट होगी। सो बिकॉज वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर दीज थिंग्स, वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर आर नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। लाइन वहीं पर नज़र आ रही होगी, लेकिन एक में वो उसका मुंह उस तरफ होगा और वो माइनस आर की तरफ आई होगी, एक में मुंह इस तरफ ही होगा और आर की तरफ आई होगी, ठीक है। सो ये कुछ इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज हैं, ये दे कैन रियली बग यू, दे कैन रियली बग यू इफ यू आर नॉट केयरफुल विद दीज थिंग्स। तो आर की कोई मैक्स वैल्यू है, मैक्स से लेके माइनस दैट मैक्स वैल्यू, इतनी उसकी वैल्यूज़ होंगी। इसके बाहर वाले आर जो है ना वो हमारी इमेज में वो लाइंस नज़र ही नहीं आ सकती, तो ये वो रेंज है। इसको भी हमने इंडिसेस में कन्वर्ट करना होगा। मैं अभी आपको नहीं सिखा रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि ये एक स्टेप होगा कि जब आपने वोट देना है ना, तो आपने इन प्रिंसिपल तो आर कॉमा थीटा को वोट दिया था, लेकिन एक्चुअली आपने आर के इंडेक्स को और थीटा के इंडेक्स को वोट दिया। तो ये जो इंडिसेस हैं ये रेड में है, वैल्यूज ब्लू में है, ये कन्वर्जन ज़रूरी होती है। ठीक है, नहीं आर भी अगर मैं यूनिफॉर्मली इनको स्पेस किया हुआ है, फ्लोटिंग पॉइंट होंगे, लेकिन उनमें बिन साइज उतना ही होगा, बिन साइज उतना ही है, यानी ये यूनिफॉर्मली स्पेस्ड है। आपकी मर्जी है अगर आपने यूनिफॉर्मली स्पेस रखना है। नो, आर की वैल्यू डिपेंड्स ऑन थीटा, यस। तो व्हाट्स योर पॉइंट? नहीं देखें, जब आप उसका डिफरेंस जो मर्जी आए, मैं उसको क्वांटाइज कैसे कर रहा हूँ कि अगर आर की ये वाली वैल्यूज़ हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैं इस सेल में रखूँगा। अगर आर की ये वाली वैल्यूज़ हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैं इस सेल में रखूँगा। ये हाँ, तो सम क्वांटाइजेशन इज टेकिंग प्लेस। देखें, आर एंड थीटा बोथ वर कंटिन्यूस वैल्यूज़, बट व्हेन आई कास्ट वोट्स, वो मैं डिस्क्रीट सेल्स को देने हैं, तो सम क्वांटाइजेशन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। यहाँ बहुत सारे आर वैल्यूज़ और बहुत सारी थीटा वैल्यूज़ होंगी जो इस सेल के अंदर लाई करती होंगी। मैं राउंड जब करूँगा चीज़ों को, इंटीजर में उसको लेके आऊँगा, तो बहुत सारे थीटा थे 0 के करीब और बहुत सारे आर थे इस वैल्यू के करीब जो भी यहाँ बनती थी, जो कि इसी में राउंड होके इस सेल में आ जाए, ठीक है। ओके, अब देखते हैं हाफ ट्रांसफॉर्म है क्या। होपफुली दिस स्लाइड शुड बी इनफ टू एक्सप्लेन व्हाट द हाफ ट्रांसफॉर्मेशन इज। मेरे पास, लेट्स जस्ट थिंक अबाउट द रेड पॉइंट। मेरे पास एक रेड पॉइंट है, उस रेड पॉइंट ने अपने में से गुजरने वाली 180 लाइंस को, जितनी भी, उन सारों को वोट किया, ठीक है। फिर मैं इमेज में देखता हूँ, अच्छा मेरे पास एक लाइट ब्लू पॉइंट भी है। मैं कहता हूँ लाइट ब्लू पॉइंट भी अपने अंदर से गुजरने वाली सारी लाइंस को वोट कर दे, वो भी कर देता है। आर यू कन्विंस्ड कि ये जो लाइन ड्रॉ की है, ये एक ऐसी लाइन है जो रेड में से भी गुजरेगी और ब्लू में से, कोई भी 2 पॉइंट ले लें, उनको कनेक्ट करने वाली कोई लाइन तो होगी ना। मुझे बताइए इस लाइन को कितने वोट मिल चुके होंगे? इसको रेड से भी मिला है, इसको ब्लू से भी मिला है, फाइन। फिर मुझे कोई येलो पॉइंट नज़र आता है, येलो पॉइंट अपने में से गुजरने वाली सारी लाइंस को वोट करता है। ये लाइन भी गुजरती होगी उसमें से, इसको तो ब्लू ने भी वोट किया था, इसको भी 2 वोट्स हैं। अच्छा, और ये वाली लाइन भी है, ये रेड ने भी इसको वोट किया था और येलो ने भी इसको वोट, इसके 2 वोट्स हो गए होंगे। और ग्रीन जो है वो भी सबको वोट करता है, और ग्रीन इस लाइन को, इसके 3 हो गए,
और ग्रीन ने इस लाइन को भी वोट किया होगा, जो ब्लू में से इसके 2 हो गए. सो यू सी if there are many points that are really along some line, those points will vote for everyone, but they will definitely vote for this line जो सब में से गुजर रही थी. So the real line is going to get more and more and more votes. ये सारा आइडिया है ट्रांसफॉर्म का. और ये मैं कह रहा था कि जब आप डायनासोर की एग्जिस्टेंस पे कन्विंस हो जाते हैं, वो ये है कि द एविडेंस स्टार्ट्स बिल्डिंग अप, एविडेंस स्टार्ट्स बिल्डिंग अप, चीज़ें मैच करने लग जाती हैं, कोई और एक्सप्लेनेशन आपके पास रह नहीं जाती. सो द ओनली एक्सप्लेनेशन नाउ इज़ कि हाँ यहाँ पे कोई लाइन होगी, बिकॉज सो मेनी पॉइंट्स आर वोटिंग फॉर इट. इफरान, क्लियर है? सो लेट्स लुक एट द सूडो कोड. आपने सबसे पहले एक एक्यूमुलेटर एरे, वो जो वोट्स के लिए मैंने एरे बनाया था ना आर और थीटा का, उस एरे को हम कहते हैं एक्यूमुलेटर एरे, बिकॉज इट इज़ एक्यूमुलेटिंग द वोट्स. वो वोट्स एड अप हो जा रही हैं उसके अंदर. ठीक है, तो पहले तो इनिशियलाइज कर लें, उसमें 0 वोट्स हैं, हर लाइन का 0 वोट है. अब आप हर एज पॉइंट पे जाएं x, y, 180 लाइंस उसमें से गुजारें, थीटा का लूप लगाएं 0 से पाई. सही? ये जितनी भी लाइंस आपने गुजारनी, मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट का जिक्र नहीं किया कि 0 से पाई 180 हैं, 360 हैं, 10 हैं, 30 हैं, कितनी मैंने जिक्र नहीं किया. नो, वो बात वो नहीं, उसके से ताल्लुक नहीं है. लूप का इंक्रीमेंट मैंने नहीं बताया, मैं सूडो कोड अभी बता रहा हूँ. वो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है कि किस एंगल की ग्रैनुलैरिटी क्या है. ठीक है, सो 0 से पाई तक मैं लूप लेके जाऊँगा. नाउ आई नो कि मैं पॉइंट एक्स वाई की बात कर रहा हूँ. उस पॉइंट एक्स वाई में से जो परपेंडिकुलर एंगल वाली जो लाइन है वो थीटा वाली है. तो ये फॉर्मूला मुझे बता देता है कि अगर एक्स वाई से गुजरने वाली थीटा वाले एंगल वाली लाइन, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ये होगा. नाउ आई हैव थीटा, नाउ आई हैव आर. आई विल वोट फॉर आर कॉमा थीटा. लेकिन फर्स्ट आई कंप्यूट दीज इंडिसेस कि उस आर के कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स क्या बनता था, उस थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स क्या बनता था, और फिर मैं एक्यूमुलेटर एरे में उस इंडेक्स पे, आर इंडेक्स, थीटा इंडेक्स, उस पे जाके +1 कर दूँगा. दैट्स माई वोट. सो ये +1 तो वोट का +1. ठीक है, और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो मैं अपने एक्यूमुलेटर एरे में जाऊँगा और मैं कहूँगा कि वो वाले सेल्स एक्यूमुलेटर एरे के जिनको ज़्यादा वोट मिले हैं, सो लेट्स से ग्रेटर देन सम थ्रेशोल्ड, आई विल से ये लाइन्स डिटेक्ट हो गए. सही? इस एल्गोरिथम को अब ज़रा डिटेल में देख लेते हैं. द डेवल इज़ इन द डिटेल्स. इधर से आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, ये जो अभी बातें लिखी हैं इससे आपसे इम्प्लीमेंट नहीं होना. इम्प्लीमेंटेशन इस किस्म की है, ये वही सूडो कोड है. अब मैं ज़रा इम्प्लीमेंटेशन डिटेल थोड़ी इसमें ऐड कर रहा हूँ. होगा क्या, जब मैंने कहा था इनिशियलाइज एक्यूमुलेटर एरे टू ऑल जीरोस, इस एक्यूमुलेटर एरे ए का साइज क्या है, इसका साइज क्या है? आर की कितनी वैल्यूज थी? -r मैक्स से +r मैक्स, और थीटा जो है वो 0 से लेके 180 या 170. ओके, सो इधर से कुछ हिंट मिलती है कि साइज़ कैसा होगा. पर जो सूडो कोड मैंने बताई थी वो तो ये कुछ मेंशन नहीं कर रही थी एक्चुअल साइज़. जो आप कहते हैं इनिशियलाइज, तो जो करने लगेंगे आप कहेंगे अच्छा साइज़ क्या रखना है. सो नाउ फर्स्ट थिंग इन द हफ ट्रांसफॉर्म, पहले आप साइज़ डिसाइड करते हैं एक्यूमुलेटर एरे का साइज़ होना क्या चाहिए था. ठीक है, ओके. फर्स्ट थ्री लाइन्स थीटा वाली डायरेक्शन में एक्यूमुलेटर एरे का साइज़ बता रही है. फर्स्ट 3 लाइन्स मैं कहता हूँ मेरी जो रेंज है वो 180 डिग्री तक है. मेरा जो बिन साइज़ है, इंक्रीमेंट रेजोल्यूशन ऑफ द एंगल, वो 1 डिग्री है. फॉर एग्जांपल मैंने कहा है, दिस कुड बी एनीथिंग, दिस इज़ अप टू यू. ठीक है, अगर मेरे पास 180 डिग्री है, मेरे पास ये रेंज है, ये बिन साइज़ है, तो ओवरऑल साइज़ होगा रेंज डिवाइडेड बाय बिन साइज़. ठीक है, और उसका भी मैंने सीलिंग किया हुआ है, क्योंकि देखें ये इंटीजर होना ज़रूरी है. मैंने एक एरे बनाना है, एरे का साइज़ देना है, वो इंटीजर होना चाहिए.
ठीक है, तो उसकी सीलिंग दी हुई है। अगर ये नहीं भी क्लियर तो आप इसको देख के कन्विंस योर सेल्फ लेटर के हाँ साइज़ जो है वो रेंज डिवाइडेड बाय बिन साइज़ होना चाहिए था, वो यानी 180 डिवाइडेड बाय 1। अगर ये 2 होता तो 180 डिवाइडेड बाय 2 होता, 90 आते सेल्स। ओके, लाइंस 4 से लेके 7 तक ये R वाली डायरेक्शन में एक्यूमुलेटर अरे का साइज बता रही है। R मैक्स जो मैंने जिक्र किया था, मैंने कहा था बाद में इसको देखेंगे कि मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ सकता है। इमेज का साइज, इमेज का साइज है क्या? इमेज है मेरे पास m/n। इमेज का साइज क्या है? m है, n है, m+n है, m × n है, m टू द पावर n है। इमेज का साइज होता क्या है? m/n है। मेरे लिए तो इमेज का साइज m/n। यहाँ तो ये लिखा हुआ है कि R मैक्स जो है वो इमेज के डायगोनल की लेंथ है। वाई? सो R जो है वो किसी भी इमेज के अंदर कोई लाइन है, उस लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन तक वो R है। तो अगर R 0 है तो मैं ओरिजिन के ऊपर ही बैठा हूँ, मेरा एंगल कुछ भी हो सकता है, पर अगर R 0 है तो मैं ओरिजिन से गुजर रहा हूँ। अगर R 1 है तो मैं 1 पिक्सल दूर हूँ, एंगल मेरा जो मर्जी हो मैं 1 पिक्सल दूर। R अगर 10 है तो मैं 10 पिक्सल्स दूर हूँ, एंगल मेरा जो मर्जी हो। सबसे जो दूर लाइन आ सकती थी, सबसे दूर जो इमेज में नजर भी आए, लेकिन सबसे दूर लाइन जो इमेज में नजर भी आती हो, एटलीस्ट उसका 1 पिक्सल नजर आ जाता हो, एक यानी ऐसी लाइन जो m,n से गुजरती है। अगर इमेज का साइज m/n है तो m आखिरी पिक्सल के अंदर से गुजरती है एक लाइन। अच्छा ज़रा आप विजुलाइज करें, एक लाइन है जो m,n से गुजरती है, उसका थीटा है 0, उसका थीटा है 0। ये वर्टिकल होगी हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। ओके फाइन, आखिरी पिक्सल में से गुजर रही थी, थीटा 0 है, ये वर्टिकल लाइन है। R क्या होगा? m/n है। m रोज हैं, n कॉलम्स हैं। नहीं, इसका R n होगा। सो लेट मी ड्रॉ दिस, लेट मी ड्रॉ दिस, लेट मी ड्रॉ दिस। मेरे पास m रोज हैं, n कॉलम्स हैं, ये वो आखिरी पिक्सल है और लाइन वर्टिकल है। ड्रॉ कैसे करें? सारे गुजर रही है। सो अब सवाल ये है कि R क्या होगा इसके लिए? इसका परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करूं जो इधर से आता हो वो ये वाला नहीं होगा। So, इसका R = n नहीं होगा, राइट? सो ये तो डायगोनल की लेंथ नहीं आई। मैं तो कह रहा था R मैक्स डायगोनल की लेंथ होनी चाहिए, ये तो डायगोनल की लेंथ है। अच्छा दूसरा देते हैं, लेट्स से ये वाली लाइन है आखिरी पिक्सल से गुजरती है, इसका R क्या होगा? अगर 90 डिग्री देखें तो इस तरह ये, तो इसका R जो होगा वो m होगा। तो मैक्स जो R है वो या m आ रहा है या n आ रहा है। दिस लाइन हियर, आई डोंट नो कि ये 45 डिग्री होनी चाहिए या नहीं। अगर m और n बराबर होते तब ये 45 डिग्री होती, लेकिन m और n अगर बराबर नहीं है। सो ये लाइन जिसका परपेंडिकुलर ओरिजिन से जब गुजरे,
इसके जो आर की लेंथ होगी ना वो मैक्स आर है, और वो होगी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अंडर रूट, दैट्स आर मैक्स। सही? ये लाइन डिटेक्ट नहीं होनी, ये आपको बता दूं, लेकिन इस लाइन को 1 वोल्ट मिल सकता था पोटेंशियली, तो मैं अपने प्रोग्राम को क्रैश नहीं कराना ना, कि जब अगर ये पिक्सल आ गया, अव्वल तो ये पिक्सल आना बड़ा मुश्किल है, फिर इस पिक्सल पे वो वाला एंगल आ गया, वो आना ही बड़ा मुश्किल है, पर अगर आ गया राइट, सो अगर ये सब कुछ आ गया, मुझे एक्यूमुलेटर अरे के किसी इंडेक्स पे वोट करनी पड़ जाए, नहीं वो इंडेक्स ही नहीं होना, प्रोग्राम क्रैश कर जाए। अच्छा, तो आर मैक्स तो समझ आ गया, वाई माइनस आर मैक्स वही ब्लैक से वाइट था या वाइट से ब्लैक था, जब ग्रेडियंट कंप्यूट हुआ है तो वो एंगल इस तरफ को था या एंगल इस तरफ को था, अगर एंगल इस तरफ को था तो माइनस आर करके ये नजर आएगा। सही? सो इसलिए आप सबसे पहले तो आर की मैक्स वैल्यू निकालते हैं, वो इमेज के डायगोनल की लेंथ होगी। उसके बाद आपकी जो रेंज है, यू नो कि वो माइनस आर से प्लस आर तक होगी, तो दैट्स 2 टाइम्स आर मैक्स। या टेक्निकली स्पीकिंग दिस शुड बी 2 टाइम्स आर मैक्स प्लस 1। टेक्निकली दिस शुड बी 2 टाइम्स आर मैक्स प्लस 1, क्योंकि जीरो भी तो है बीच में, जीरो ने सेव होना है, फिर यानी इट शुड बी प्लस 1, लेकिन इन प्रैक्टिस वो कभी आता नहीं है, वो बिल्कुल वो वाली सिचुएशन है, एंड वाली सिचुएशन इज वेरी रेयर के वो आ जाए, वहाँ पे एज पिक्सल ही नहीं आता, वहाँ पे एज कैसे डिटेक्ट होनी है, इट्स वेरी रेयर कि वहाँ पे एज डिटेक्ट हो जाएगी। सो शायद पता नहीं पॉसिबल भी है वहाँ पे एज आना कि नहीं, अगर कैनी वो लोअर थ्रेशोल्ड हिस्टेरिसिस थ्रेशोल्डिंग करते करते वहाँ पे, आई डोंट नो। सो आई थिंक टेक्निकली 2 आर मैक्स प्लस 1 होना चाहिए ताकि एरर ना आए। एनीवेज, ओके, आपके पास रेंज आ गई, आपके पास अब बिन साइज है कि आर को आपने कितना वो चेंज करना है, एक आर वर्सेस दूसरा आर, उनमें कितने पिक्सल्स का डिफरेंस होगा, तो मैंने फिलहाल 1 पिक्सल रखा। अगेन दिस इज अप टू यू, हाफ पिक्सल भी आगे हो जाए तो आप कहें नई बिन है ये, राइट, सो दैट्स द बिन साइज, तो दैट्स अप टू यू, मैंने एग्जांपल के तौर पे 1 रखा हुआ है। ओके, अगर आपको रेंज भी है, बिन साइज भी है, वही फॉर्मूला जो पहले यूज़ किया था कि फिर आर की कितनी बिन्स चाहिए होंगी, वो होगा रेंज डिवाइड बाय बिन साइज और फिर सीलिंग, क्योंकि वी नीड इंटीजर। तो एग्जैक्टली जो लाइन 3 पे हो रहा है, एग्जैक्टली वही चीज़ लाइन 7 पे हो रही है। इफ यू अंडरस्टैंड 1 यू अंडरस्टैंड द सेकेंड। अब इनिशियलाइज करें, सो पिछला सूडो कोड ने ये पहले 7 स्टेप्स बस हाइड किए हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। अब इनिशियलाइज करें इस साइज का, आर साइज बाय थीटा साइज, जो आपने लाइन 3 में और लाइन 7 में निकाला, और उसमें जीरोस डाल दें। अब हर एज पॉइंट पे जाएं, हर एज पॉइंट को लें, उसमें से हर थीटा तक जाएं, 0 से लेके थीटा की रेंज, ठीक है। पिछले में 0 से पाई लिखा था ना, अब मैं डिग्रीज में लिख रहा हूँ 0 से 180 डिग्री। और उस एक्स वाई और उस थीटा के लिए जो लाइन बनती होगी उसका आर वैल्यू कंप्यूट करें, उस आर से और उस थीटा से इंडेक्सेस पहले निकालें, आर इंडेक्स ये बनेगा, थीटा इंडेक्स ये बनेगा। फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, आई डिडंट वांट टू, मैं चाहता था आपको ये असाइनमेंट दूं, फिलहाल मैंने फॉर्मूला लिख दिया। सो टू गेट इवन व्हाट आई विल डू इज, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा ये फॉर्मूला, दिस इज अप टू यू टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस वर्क्स, ठीक है, ये आप पे है। पिछली मैं जब पहले ये कोर्स पढ़ाता था, मैं बिल्कुल ये फॉर्मूला बताता ही नहीं था। सो अब आपने समझना है कि वाई इज इट के जो इंडेक्स है, वैल्यू से इंडेक्स पे कैसे आना है, आर की बारी भी और थीटा की बारी। ओके, उसके बाद तो वही है, आप इनके जो इंडेक्स मिल गया था एक्यूमुलेटर अरे में, उस इंडेक्स पे जाके एक वोट कास्ट कर। वंस यू आर डन, अब आपके पास एक्यूमुलेटर अरे में बहुत सारे वोट्स पड़े होंगे,
लूप्स अब ख़त्म हो गए, लाइन 9 का लाइन 10 का लूप ये अब ख़त्म हो गया। अब हम ए को उठाते हैं, आप वो जो वोट्स हैं ए के अंदर उनको स्मूथ करते हैं, यानी ए एक मिड एरे है, उसके ऊपर आप गॉसियन कन्वोल्यूशन लगा दें और एनी अदर स्मूथिंग, चाहे एवरेजिंग कर लें 3/3 में, जो भी है गॉसियन जो वेटेड एवरेजिंग कर रहे हैं, सम काइंड ऑफ स्मूथिंग। मैं यहाँ पे लिख दिया गॉसियन कन्वोल्यूशन लगा दें, जहाँ पे कर्नल होगा जी फॉर गॉसियन और सिग्मा एच के हाफ ट्रांसफॉर्म में जो आपने स्मूथिंग लगानी थी उसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन थी, स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द स्मूथिंग इन द हाफ ट्रांसफॉर्म, तो मैंने इसलिए एच सिग्मा एच लिखा है। ठीक है, ये क्यों करते हैं स्मूथिंग? हाँ, ये स्मूथिंग इसलिए कर रहे हैं कि देखें आपने जब ग्रेडियंट कंप्यूट किया था, इमेजिन के एक लाइन है, इमेजिन के असल में एक लाइन है ऐसे, और आपने लाइन को क्वांटाइज किया है, यानी जब इमेज में रिप्रेजेंट होती है एक लाइन तो वो पिक्सल्स के तौर पे रिप्रेजेंट होती है, ये वाला पिक्सल, ये वाला पिक्सल, ये वाला पिक्सल, ये वाला पिक्सल एंड सो ऑन। ये जो क्वांटाइजेशन हुई है असली लाइन की, जो रियलिटी में थी, जब वो इमेज की शक्ल में आई है, एक क्वांटाइजेशन वहाँ पे हुई है, यानी आप यू लॉस्ट सम एक्यूरेसी, जब आपने इमेज बनाई है तब भी एक्यूरेसी लॉस्ट हुई है। उसके बाद आपने ग्रेडियंट्स कंप्यूट किए, जो ग्रेडियंट्स आपने कंप्यूट किए उसमें आपने टेलर अप्रॉक्सीमेशन की बेस पे ग्रेडियंट का फॉर्मूला डिराइव किया था, याद है? फॉरवर्ड डिफरेंस या बैकवर्ड डिफरेंस या सेंट्रल डिफरेंस, ये सारी टेलर अप्रॉक्सीमेशंस थी। फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस जो है उनका अप्रॉक्सीमेशन एरर बड़ा था, जो सेंट्रल डिफरेंस था वो सेकेंड ऑर्डर टेलर सीरीज की बेस पे आया था, उसका एरर ऑफ अप्रॉक्सीमेशन कम था। यू डू अग्री कि देयर इज सम एरर ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। तो इसका मतलब है कि जब आपने ग्रेडियंट्स निकाले थे उनमें भी तो एक अप्रॉक्सीमेशन एरर था टेलर सीरीज की वजह से। और ये अप्रॉक्सीमेशन एरर को मैं अगर आसान लफ्ज़ दूँ कि अनसर्टेनिटी एक आ गई है, कि हो सकता है असल में ग्रेडियंट एग्जैक्टली इसके बराबर नहीं था, वो तो मेरी टेलर अप्रॉक्सीमेशन की वजह से ही आया। अगर मैं टेलर अप्रॉक्सीमेशन 5th ऑर्डर की लगा लेता तो ग्रेडियंट की वैल्यू ज़रा बहुत बेहतर आती मेरे पास, सही। सो देयर इज़ सम अनसर्टेनिटी इन योर ग्रेडियंट की कॉम्प्यूटेशन, और जो ग्रेडियंट की कॉम्प्यूटेशन में अनसर्टेनिटी है, सो फॉर एग्जांपल मुमकिन है कि इस लाइन पे, इस पिक्सल पे ग्रेडियंट इस तरफ को पॉइंट कर रहा है, इस पे बिल्कुल सही वाला पॉइंट कर रहा है, इस वाले पे लेट्स से थोड़ा इधर को और मैं करना था, इधर को पॉइंट कर रहा है, यानी ये थोड़े से अनसर्टेनिटी होगी। तो बजाय एक पिक्सल वाकई अपने वाली लाइन को वोट करे, वो गलत वाली लाइंस को भी वोट कर सकता है। ठीक है, ये तो है कि अगर मैं पिक्सल का ग्रेडियंट यूज़ करता, मैंने तो ग्रेडियंट यूज़ ही नहीं किया, मैंने तो कहा था एजेस हैं, एक पॉइंट अपने अंदर से सारी लाइंस को वोट करती है। वो जो सारी लाइंस को वोट है उसमें एंगल तो मैंने क्वांटाइज किया था, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ये भी तो एक क्वांटाइजेशन एरर आने लगा है कि एक लाइन थी, वो अगर मेरी एंगल की रेजोल्यूशन बेहतर होती तो वो लाइन ज़्यादा अच्छी डिटेक्ट हो जाती, पर मेरी एंगल की रेजोल्यूशन बहुत हल्की है, बहुत वाइड है, तो वो लाइन अच्छी डिटेक्ट नहीं होगी। जी बिल्कुल, लाइंस ऐसी हैं जिनमें एंगुलर डिफरेंस बहुत कम है लेकिन वो फ़र्क हो जाएंगे, और आधे वोट इस लाइन को मिल जाएंगे, आधे वोट उसको मिल जाएंगे, या समथिंग लाइक दिस, 2 से ज़्यादा भी तो हो सकती हैं। तो ये जो स्मूथिंग है ना, ये जो वोट्स आपके डिवाइड हुए होंगे, ये जो ग्रेडियंट की क्वांटाइजेशंस की वजह से अनसर्टेनिटी आई होगी, आपके पूरे प्रोसीजर में अप्रॉक्सीमेशंस हैं, अनसर्टेनिटीज़ हैं, इमेज में नॉइज़ भी होता है,
तो ये सारी अनसर्टेनिटीज़ को कम करने के लिए आप अपने एक्यूमुलेटर रे जो वोट्स आई हैं उनको भी स्मूथ कर देते हैं कि हो सकता है इस लाइन को जो वोट मिला है तो फिर साथ वाली को मिल जाना चाहिए था, वो तो अनसर्टेनिटी की वजह से इधर वोट आ गया उधर भी आ सकता था, तो इसलिए एक दूसरे के वोट्स हम ज़रा से डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे को, मुझसे दूसरों को हेल्प मिल जाती है, दूसरों से मुझे हेल्प मिल जाती है। ठीक है, ये स्टेप नंबर 15 जो है ना, ये ओरिजिनल हाफ ट्रांसफॉर्म में शायद नहीं था, तो दैट्स इसको इम्प्रूवमेंट के तौर पे आप समझ लें। आई एम नॉट श्योर कि असली में था कि नहीं था। स्टेप 16, आज बस अब एक्यूमुलेटर अरे स्मूथ होके आ गया, इस पे नॉन मैक्सिमम सप्रेशन करते हैं, यानी एक लाइन के इर्द गिर्द फेक लाइंस को भी वोट्स मिल गए होंगे, तो आप उन फेक लाइंस को ख़त्म करने के लिए, लेकिन अब नॉन मैक्सिमम सप्रेशन आपने वो कैनी की तरह नहीं करनी। कैनी तो ऑर्थोगोनल वाले उस तरह देखता था ना, दो को देखता था, ये के बाय के नेबरहुड को देखेगा। ठीक है, यहाँ जो नॉन मैक्सिमम सप्रेशन है ये वही नॉन मैक्सिमम सप्रेशन है जो कॉर्नर डिटेक्शन की बारी की थी कि 3/3 नेबरहुड में अगर मेरा कोई भी नेबर मेरे से बड़ा है तो मैंने अपने वोट्स ज़ीरो कर दिए। ठीक है, यहाँ तो वैसे मैंने यही लिखा हुआ है, लेकिन अभी मेरे जहन में ये ख्याल आया है, इस तरह के आइडियाज़ कैन बी रियली डेंजरस, क्योंकि एकदम आया है, मैंने बता रहा हूँ। आई एम थिंकिंग कि इंस्टेड ऑफ सप्रेसिंग माई वोट्स कि मैं अपने वोट्स ज़ीरो कर दूँ, वाई डोंट आई गिव माई वोट्स टू द अदर गाय, कि ये वोट्स उसको मिलने चाहिए थे, सो आई कैन जस्ट गिव इट टू हिम, वो और ज़्यादा तगड़ी लाइन बन जाएगी। नहीं दी वो उस लाइन के वोट ही तो मैंने ले लिए थे थोड़े। नहीं, लेकिन वोट सिर्फ विनर को मिलेंगे, या इस तरह से देख लें कि अगर किसी को पता लग जाता है कि मैं विनर हूं तो मैं दूसरों के वोट्स खींच लूँगा। ठीक है, अगर मैं विनर हूं मैं दूसरों के वोट्स खींच लूँगा। But this is कभी मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, आई डोंट नो, दिस माइट हैव प्रॉब्लम, सो टेक इट विद a grain of salt. ओके, नॉन मैक्सिमम सप्रेशन होगी। स्टेप 17, जस्ट थ्रेशोल्ड योर एक्यूमुलेटर अरे, इसमें थ्रेशोल्ड से ऊपर जिनको वोट्स मिले हैं वो आपकी वैलिड लाइंस हैं। अब इसमें एक चीज़ अब मैं नहीं करा रहा, होपफुली जब मैं आपको असाइनमेंट अगर देता हूँ हाफ ट्रांसफॉर्म की, तो उसमें आपने लाइंस ड्रॉ भी करनी होगी, इमेज के ऊपर आपने लाइंस ड्रॉ करनी होगी, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। वह लाइन जब आपने ड्रॉ करनी होगी तो आपको लाइन के पोलर कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे r, थीटा। ए से आपको क्या मिला? नहीं मिला। ए से जो आपने थ्रेशोल्ड किया है स्टेप 17 में, दिस विल जस्ट गिव यू इंडिसेस, यू हैव टू गो बैक फ्रॉम दीज इंडिसेस टू द वैल्यूज़। ठीक है, और उसके लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप बस ये लाइंस 12 और 13 को रिवर्स कर दें, लाइंस 12 और 13 को रिवर्स करना होगा आप। ठीक है, so this will give you the values. If this does turn into an assignment, it will be assignment 3. Assignment 1 और 2 जो है वो आज मिल जानी चाहिए आपको, आज होपफुली असाइन हो जाएंगी 1 और 2। ओके, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट देख लेते हैं। हमारे पास एज पिक्सल्स कहाँ से आए थे? हमने हाफ ट्रांसफॉर्म ने इनपुट में क्या लिया था? एज के पिक्सल्स, राइट? एज के पिक्सल्स कहाँ से आए? आपको तो इमेज थी आपके पास, उस पर आपने एज डिटेक्शन लगाई होगी, कैनी या कोई भी। जब आपने एज डिटेक्शन लगाई होगी तो आपके पास हर पिक्सल पे ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड होगा, आपके पास हर पिक्सल पे ग्रेडियंट की डायरेक्शन भी होगी। अगर एक पिक्सल पे ग्रेडियंट की डायरेक्शन आपको पता है, लेट्स से आपके पास एक लाइन है,
और उस लाइन पे ये एक पिक्सल है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ग्रेडियंट डायरेक्शन किधर होगी इस पिक्सल की? ऑर्थोगोनल टू दिस लाइन ग्रेड, क्योंकि अगर लेट्स से ये ब्लैक था और इस तरफ वाइट था, ठीक है, तो द ग्रेडियंट विल पॉइंट टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ठीक है, ओके। अब उल्टा सोचें, डायनासोर वाली एग्जांपल की तरह। अब मेरे पास एक पिक्सल आया और मुझे ये पता है कि उस पिक्सल पे ग्रेडियंट की डायरेक्शन, क्योंकि जब मैंने एज डिटेक्शन की थी मेरे पास एज पिक्सल भी आ गए और ग्रेडियंट का एंगल भी आ गया हर पिक्सल पे। मुझे अब सिर्फ ये पता है मेरे पास एक एज पिक्सल है और उस पे ग्रेडियंट की डायरेक्शन इस तरफ है। What does this tell you about a line that could have passed? हाँ, ये बताता है कि अगर इस पिक्सल में से लाइन गुजरती है, अगर गुजरती है, तो इट कैन नॉट बी एनी अदर लाइन एक्सेप्ट दिस वन। वो ये वाली गुजरेगी। तो फिर वोट मैं 180 लाइंस को क्यों दे रहा हूँ, है ना? वो तो गुजर ही नहीं सकती। आई नो कौन सी गुजरेगी, ये वाली गुजरेगी। सो आई शुड ओनली वोट फॉर दिस वन। और इस लाइन का थीटा होगा क्या, बाय द वे? ये जो लाइन गुजरती है इसका थीटा क्या होगा? ये थीटा वही है, इस लाइन के परपेंडिकुलर वाला होता है, तो ग्रेडियंट भी तो परपेंडिकुलर है, तो जो ग्रेडियंट डायरेक्शन है वही थीटा है, उसी को वोट करना है, ठीक है? कोई थीटा कंप्यूट नहीं करना, वो जो ग्रेडियंट डायरेक्शन पे थीटा पड़ रहा वही है, उसको ही जाके वोट देना है। उसके लिए आर कंप्यूट करेंगे। अब लूप नहीं होगा। कौन सी लाइन थी? स्टेप 10। ये जो लूप था, आई डोंट नीड दिस लूप। अगर मैं एज डिटेक्शन करके आ रहा हूँ, आई नो द ग्रेडियंट्स एट ईच पिक्सल। इफ आई नो द ग्रेडियंट, आई नो विच लाइन कुड हैव पास्ड थ्रू दिस पिक्सल। सिर्फ उस एक को वोट करें, रिमूव दिस लूप। इट्स अ ट्रिमेंडस स्पीड अप। बहुत तेज़ हो जाता है आपका हाफ ट्रांसफॉर्म। पहली बात तेज़ हो जाता है। दूसरा, इट अवॉइड्स समथिंग कॉल्ड घोस्ट लाइन्स। घोस्ट लाइन्स को इस तरह से समझ लें कि घोस्ट लाइन्स हैं आपके पास, लेट्स से रैंडमली ना कुछ पिक्सल लोकेशंस हैं, रैंडम। स्मूथिंग नहीं, मैं बस कह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ रैंडम पिक्सल लोकेशंस हैं, ठीक है? अब इन रैंडम लोकेशंस में यू कैन प्रॉब्ली सी कि जस्ट बाय चांस इस लाइन को 4 वोट्स मिलने का चांस है। व्हाट एल्स? इस लाइन को 3 वोट्स मिलने का चांस है, इस लाइन को 4 वोट्स मिलने का चांस है। सो ये घोस्ट लाइन्स हैं कि अगर मैं सिर्फ एजेस को ही देख रहा होता, कोई ग्रेडियंट ओरिएंटेशन कुछ ना देखता, सिर्फ एज लोकेशंस, पिक्सल लोकेशंस देख रहा हूँ, ये सोचता ही नहीं कि इस पिक्सल में से कौन सी लाइन गुजर सकती, कौन सी नहीं, बस जो भी गुजर सकती सारों को वोट दे देता हूँ। तो उसका नुकसान ये है कि ये जो सिचुएशन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, इसमें यू कैन गेट घोस्ट लाइन्स दैट वर नॉट देयर, बट बाई चांस वो पिक्सल की अरेंजमेंट ऐसी होगी कि दे मेड सम लाइन, और उस लाइन के वोट्स जो हैं वो थ्रेशोल्ड से ऊपर आ गया, आपके पास घोस्ट लाइन डिटेक्ट हो जाएगी। इट वॉजंट रियली देयर। लेकिन अगर आप सिर्फ सही वाली लाइन को वोट दे रहे हैं, फिर ये नहीं होगी, इसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है इमरान? जी, ये ग्रेडियंट्स की डायरेक्शन। यस यस।
इट्स अनसर्टन बट इट्स नॉट इंटायरली इनकरेक्ट। ये जो डायरेक्शंस हैं ये कोई बुरी तरह गलत नहीं होंगी, अनसर्टन हो सकती है कि अगर मैंने बैकवर्ड डिफरेंस की बजाय फॉरवर्ड डिफरेंस यूज़ कर लिया होता तो जो ग्रेडियंट जो इधर आ रहा है ये ज़रा ऐसे हो जाता। हाँ लेकिन कितनी डिफरेंट, अगर ग्रेडियंट इधर से इधर हो गया है तो इट्स नॉट अ रियली डिफरेंट लाइन, इट्स गोइंग टू बी अ लाइन दैट इज सिमिलर टू दिस वन। इसलिए हम स्मूथिंग करते हैं कि अगर वोट वो सिमिलर लाइन को मिल गए थे ना तो वो कुछ वोट्स मुझे भी असाइन हो जाए, इसलिए हम स्मूथिंग करते हैं। ठीक है, हाँ ये तो मैंने स्टेप 10 को सिर्फ चेंज किया है, बाकी एल्गोरिथम तो वही रहा है। आई हैव जस्ट अवॉइडेड स्टेप 10, द लूप इन स्टेप 10, आई जस्ट अवॉइडेड दैट। यस और उल्टा भी सोचें, ये बात भी सही है कि मेरे साथ वालों को हेल्प मिल गई है, लेकिन मुझे भी हेल्प मिल गई है अपने साथ वालों से। हो सकता है मेरी उनको जो हेल्प मिली है वो उनको थ्रेशोल्ड ना क्रॉस करवाए, लेकिन मुझे जो उनसे हेल्प मिल गई है मेरा थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाए। सो इसका बेनिफिट भी है, नुकसान भी हो सकता है, पर यू शुड थिंक बोथ। हाँ कि अगर जेन्युइन लाइन जो है उसके इर्द गिर्द अगर फेक लाइंस है ना, वो जो मेरे से छीन रही थी चीज़ें वो शायद मुझे कुछ वापस मिल गई और मैं उनसे फिर भी तगड़ा ही रहूँगा। ठीक, ओके अब रिजल्ट्स देख लेते हैं। दैट्स द एल्गोरिथम। हमारे पास वही लाउड माउथ बुक वाली इमेज थी। मिडल में जो इमेज है उसमें हमने सिर्फ एज लोकेशंस, एज पिक्सल्स की लोकेशंस यूज़ की, हमने ओरिएंटेशन नहीं देखी, ग्रेडियंट ओरिएंटेशन नहीं देखी। यानी हर एज पिक्सल ने अपने अंदर से गुजरने वाली 180 लाइंस को वोट किया। ठीक है, ये रिजल्ट इतने बुरे नहीं हैं। ये अगर आप थोड़ा अपॉन क्लोजर इंस्पेक्शन यूल सी कि जितनी लाइंस आ रही हैं उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रही थी, कहीं ना कहीं वो चाहे छोटी सी लाइन थी चाहे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सपोर्ट थी उनको। ये अगर आप गौर से देखें फिर अगली जो आखिरी इमेज है राइट पे, उसके अंदर मैंने एज लोकेशन भी यूज़ की और ग्रेडियंट की ओरिएंटेशन भी यूज़ की। स्टेप 10 अवॉइड किया और मैंने जौन सी लाइन गुजर दी थी सिर्फ उसी को वोट किया, ग्रेडियंट डायरेक्शन वाली चीज़ को। लेकिन जो मैंने आखिरी स्टेप 17 जिसके अंदर मैं कहता था कि आप थ्रेशोल्ड कर दें वोट्स को, तो वो जो थ्रेशोल्ड मैंने रखा है ना मिडिल वाले केस में, थ्रेशोल्ड मैंने वोट्स का 95th परसेंटाइल रखा है। यानी कि मैं सारे वोट्स उठा लूँ, वो भी तो एक लिस्ट है, बहुत सारे वोट्स हैं, वो लिस्ट है, उस लिस्ट का 95th परसेंटाइल, राइट पे उसका 70th परसेंटाइल। ठीक है, अब ये आई प्लेड अराउंड विद दीज थिंग्स। तो अब ये मैं कह के तो आराम से गुजर गया हूँ, बट दिस इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम कि ये आपको इन पैरामीटर्स से यू हैव टू प्ले विद देम। नहीं पता, और मुमकिन है कि अगर आप लेट्स से किसी क्लोज्ड एनवायरनमेंट में आपका कैमरा लगा हुआ है, आपकी जो विजुअल इमेजरी आ रही है वो किसी क्लोज्ड फिक्स्ड रिजिड एनवायरनमेंट से आती है जिसकी लाइटिंग चेंज नहीं होती, तो फिर तो ठीक है, आप प्ले अराउंड करके परसेंटाइल्स इस तरह की कुछ रख लेंगे। लेकिन अगर अब आउटडोर्स हैं और चीज़ें चेंज हो रही हैं, सीन डायनेमिक है, तो तब मैं कोई ज़्यादा गारंटीज़ नहीं दूंगा कि अच्छी लाइंस हर बारी आ जाएंगी या नहीं आएंगी। ठीक है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लेट्स से आपने किताबों की तस्वीरें खींचनी है और आपने लेट्स से आपकी बुक शॉप है और आपने किताबों की तस्वीरें खींचते हैं और आप अपलोड कर देते हैं और अब हर तस्वीर को आप चाहते हैं कि वो क्रॉप हो जाए, बुक वाला एरिया आ जाए या हर बुक का नाम रीड कर लूँ वगैरह, बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। सो उसमें हो सकता है एक प्रिलिमिनरी स्टेप यही हो कि लाइन्स डिटेक्ट करें, उसकी बेस पे किताब का फैसला करें। ट्रेडिशनल कंप्यूटर विजन जो है ना उसमें ऐसे होगा, आजकल के ज़माने में भी आप ये डीप लर्निंग से करेंगे।
लेकिन ट्रेडिशनल कंप्यूटर विजन में अभी भी डीप लर्निंग का नुकसान ये है, आपका मॉडल बहुत एक्सपेंसिव होता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ मेमोरी। तो मैं हर बारी डीप लर्निंग की तारीफ़ कर देता हूँ। यू नीड टू रियलाइज़ कि ट्रेडिशनल कंप्यूटर विजन का फ़ायदा एक ही है कि आपको कोई मॉडल सेव नहीं करना पड़ता, और 300 मेगाबाइट्स का मॉडल जो फ़ोन में या किसी रिसोर्स कंस्ट्रेंट डिवाइस में आप डाल रहे हो, एम्बेडेड डिवाइस किसी में। कंप्यूटर विजन में ऐसा नहीं है, आपका तो बस एल्गोरिदम था, देयर वाज नो 300 MB का मॉडल। तो दिस इज़ रियली चीप कंप्यूटर विजन जो हम पढ़ रहे हैं। डीप लर्निंग पे इसका जो बेनिफिट है वो यही है कि इट्स रियली चीप, नो ट्रेनिंग, नथिंग। लेकिन इसके अगेन उसके अपने नुकसान हैं, इसके अपने नुकसान हैं, उसके अपने फ़ायदे हैं, इसके अपने फ़ायदे हैं। इट्स गुड टू नो कि किस मौके पे क्या चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारे पैरामीटर्स ऐसे लिख दिए हैं, इफ़ यू वांट टू प्ले अराउंड विद दीज इमेजेस, के ये जो रिजल्ट्स मैंने जनरेट किए हैं इनको जनरेट करने के लिए मैंने सारे के सारे पैरामीटर्स लिख दिए हैं। कि पहले मैंने कैनी एज डिटेक्शन लगाई थी। कैनी के अंदर जो मेरा कैनी एज डिटेक्शन का जो डेरिवेटिव से पहले हम स्मूथिंग करते हैं, तो जो कैनी एज डिटेक्शन का गाउसियन कर्नल था उसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन थी एज डिटेक्शन के लिए, स्टैंडर्ड डिविएशन वो 1 रखी थी। कैनी एज डिटेक्टर का हाई थ्रेशोल्ड 80th परसेंटाइल रखा था, लो थ्रेशोल्ड 40th परसेंटाइल रखा था, जो हिस्टेरिसिस थ्रेशोल्डिंग करते थे। और जो हफ ट्रांसफॉर्म के पैरामीटर्स हैं उसमें जो स्मूथिंग करता था मैं गाउसियन स्मूथिंग एक्यूमुलेटर एरे की, जिसके अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन थी हफ ट्रांसफॉर्म, उसका सिग्मा एच लिखा था, उसको मैंने एज डिटेक्शन की जो स्मूथिंग थी उससे भी बहुत कम रखा, ठीक है, 5 टाइम्स लेस। जो नॉन मैक्सिमम सप्रेशन थी वो 3/3 की विंडो में हो रही थी। जो थ्रेशोल्ड था, नोट करें कि मेरे सारे जो पैरामीटर्स आए हैं ना हफ ट्रांसफॉर्म के पैरामीटर्स, वो सिर्फ स्टेप 15, 16 और 17 में आए। इससे पहले कोई पैरामीटर नहीं थे, ये आप नोट कर लीजिएगा। देयर आर नो पैरामीटर्स, द ओनली पैरामीटर्स दैट कम आर इन स्टेप 15, 16, 17, ठीक है। सो देयर सिग्मा एच, देयर इज के एंड देयर इज टाउ, ये 3 है। और टाउ मैंने यहाँ बता दिया है, सिग्मा और के इधर बता दिए हैं, कैनी के बता दिए हैं, सो ऑन। लेट्स लुक एट अनदर रिजल्ट। तो यहाँ भी एक चेकर बोर्ड पैटर्न इसके अंदर बना हुआ है। फ्लोर की वो मार्बल टाइल्स हैं, उनकी एजेस नज़र आ रही हैं, चेकर बोर्ड पैटर्न की एजेस नज़र आ रही हैं, चेकर बोर्ड की अपनी एजेस जो हैं वो नज़र आ रही हैं। अगेन जब हमने सिर्फ एजेस यूज़ की और 95th परसेंटाइल यूज़ किया तो इस तरह की एजेस आ गई। दीज आर नॉट बैड एजेस, वो ज़्यादा हैं, मेसी लग रही हैं तो आपको लगेगा बहुत बुरा रिजल्ट है, बट अपॉन क्लोजर इंस्पेक्शन यू सी कि हाँ ये जानी चाहिए थी। मोस्ट ऑफ दैम, 1-2 मुमकिन है कि अजीब सी आ गई है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एज जा रही है, मैं इसको शायद अभी जस्टिफाई नहीं कर पाया, कि माइट बी सम रीज़न, बट फ़िलहाल मैं जस्टिफाई नहीं कर पाया ये वाली एज, ठीक है। फिर जब मैंने ग्रेडियंट ओरिएंटेशंस भी यूज़ किए हैं और 70th परसेंटाइल, ये देखें अगर मैं 70th की बजाय कोई लेट्स से 40th परसेंटाइल कर देता ना यहाँ पे, तो ये इमेज भी इतनी मेसी नज़र आनी थी। तो अब ये ना समझिएगा कि ओरिएंटेशन नहीं यूज़ करेंगे तो हमेशा ज़्यादा लाइंस आएंगी, मेसी होगा, नहीं, वो तो परसेंटाइल पे डिपेंड कर रहा है कि मैं लाइन डिटेक्शन किसे कहता हूँ, ठीक है। तो मैंने बस इस तरह का रखा कि मुझे रीज़नेबल एजेस यहाँ पे नज़र आ जाए। इधर भी देखें, लुक एट दिस स्ट्रेंज रिजल्ट ओवर हेयर, somehow this line is getting votes, by is getting votes, so मैं पैरामीटर्स वगैरह को चेंज कर लेता तो मे भी फ़र्क पड़ जाता। द लास्ट रिजल्ट अगेन चेस बोर्ड है। चेस आती है आप में से किसी को? इधर चेकमेट हुआ हुआ है बाय द वे, लेट्स सी इफ यू गाइस कैन फिगर इट आउट कि चेकमेट किसने किसको किया हुआ है। बहरहाल ये तस्वीर मैंने इसलिए डाली बिकॉज आई वॉज प्लेइंग, ये सो मेरे ऑफिस की है ये, और आई वॉज प्लेइंग विद अ कोलीग एंड सिंस आई वन द गेम, तो मैंने उसकी तस्वीर खींच ली और मैंने यहाँ डाल भी दी। हैड आई लॉस्ट इट, ये आपको तस्वीर कभी नज़र नहीं आनी थी। तो इसमें भी फॉर लाइन डिटेक्शन इट्स अ गुड इमेज, क्योंकि आपके पास चेकर बोर्ड है, लाइंस हैं। अगेन अपॉन क्लोजर इंस्पेक्शन यूल सी के लाइंस काफ़ी रीजनेबल लाइंस हैं, और ये है विद ग्रेडियंट ओरिएंटेशन।
जो असल फ़र्क था ना जो कि मैंने नहीं दिखाया, आई शुड हैव शोन, वो है टाइमिंग इन्फॉर्मेशन. फॉर ईच रिजल्ट आई शुड हैव शोन यू द टाइम. दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. जब आपका वो लाइन 10 का लूप, लाइन 10 पे, स्टेप 10 पे जो लूप है ना 180 डिग्री का हर पॉइंट पे, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. वो जब ख़त्म हो जाता है तो इट्स लाइक आप 180 टाइम्स स्पीड अप एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें. एक्चुअली मुझे चाहिए था मैं ये इसको करता कंपेयर और इसको फिर 180 से कंपेयर करता कि क्या 180 टाइम्स स्पीड अप हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि वो लूप 180 दफ़ा चल रहा था. ठीक है. ओके, सो तो ये तो थी हाफ ट्रांसफॉर्म लाइन डिटेक्शन के लिए. दोबारा बताइएगा. नहीं, बिल्ट इन है, ये मैंने कोड किए हैं सारे के सारे, लेकिन बिल्ट इन है. बिल्ट इन में ये है कि देर इज़ लिमिट टू द अमाउंट ऑफ चेंजेस दैट यू कैन मेक. पैरामीटर्स चेंज कर लिए वगैरह, लेकिन जब आप खुद करते हैं तो एवरीथिंग इज़ अंडर योर कंट्रोल. आप एल्गोरिथम में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, रिजल्ट्स अपने हिसाब से बना सकते हैं, सो ऑन. और ट्रू लर्निंग ओनली टेक्स प्लेस व्हेन यू इम्प्लीमेंट इट योरसेल्फ. हैविंग सेड दैट, जो आपकी रेसिटेशंस हैं, उन असाइनमेंट का गोल ये होगा कि आप खुद इम्प्लीमेंट करें सब कुछ. रेसिटेशंस का गोल ये होगा कि अगर ओपन सीवी में फॉर एग्जांपल हाफ ट्रांसफॉर्म इम्प्लीमेंट हुई भी है या किसी भी उसमें, जस्ट यूज़ इट. यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड, यू डोंट नीड टू इम्प्लीमेंट, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग. अगर आपने बने बनाए यूज़ करना है, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट स्किल टू हैव एज वेल, कि बनी बनाई चीज़ें कैसे यूज़ करनी है. मैंने तो पाइथन में किया है. आपको अगर मैं इसकी असाइनमेंट बना दी तो आप यही इमेजेस में आप यही लाइन्स डिटेक्ट कर रही होंगी और पाइथन के अंदर ही. आपकी पहली 2 असाइनमेंट्स थी पाइथन में ही जो अभी आप. ओके. हाँ, नहीं, आई एडिट इट. पता नहीं कितने घंटे ज़ाया करूँगा, पहले जाके ढूंढूंगा कहाँ कहाँ ये हुआ था. एनीवेज, नाउ लेट्स सी कि हम हाफ ट्रांसफॉर्म से सर्कल्स कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं. मैंने लेक्चर के शुरू में कहा था कि हाफ ट्रांसफॉर्म किसी भी ऐसी शेप को डिटेक्ट कर सकते हैं जो किसी फार्मूले से रिप्रेजेंट होती है. सो लाइन का फार्मूला था y = mx + c, या पोलर कोऑर्डिनेट्स में r = x cos θ + y sin θ. सिमिलरली सर्कल का फार्मूला होता है x² + y² = r². ये कौन से सर्कल का फॉर्मूला है? x² + y² = r², जो ओरिजिन से गुजरता है. लेकिन अगर वो a, b से गुजरता है तो देन द फॉर्मूला बिकम्स x - a² + y - b² - r² = 0. जी, a, b इज ए सेंटर और जो सर्कल का रेडियस है वो r. सो अब मेरे पास एक इमेज है, इमेज के अंदर मैंने एजेस डिटेक्ट कर दी और मैं डिटेक्ट करना चाहता हूँ कि कोई सर्कल है, कौन से सर्कल्स हैं, कहाँ पे. ठीक है. जो आपका एक्यूमुलेटर अरे होगा लाइन की बारी में, r थीटा जब हम देख रहे थे पोलर रिप्रेजेंटेशन, तो एक्यूमुलेटर अरे में कितनी डिमेंशंस थी? एक r की डिमेंशन थी, एक थीटा की डिमेंशन थी, क्योंकि आपने वोट एक लाइन को करना था ना, और लाइन 2 चीज़ों से रिप्रेजेंट होती थी, r और थीटा से. सर्कल किन 3 चीज़ों से रिप्रेजेंट हो रहा है? एग्जैक्टली. सर्कल जो है वो 3 चीज़ों से रिप्रेजेंट हो रहा है, जिसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स a और b, ये 2 चीज़ें, और फिर रेडियस ऑफ द सर्कल r, ये तीसरी चीज़ है. आपका एक्यूमुलेटर अरे विल बी अ 3-dimensional अरे. 1 dimension for a, 1 dimension for b, 1 dimension for r. Agreed? And herein lies the curse of dimensionality. ये कर्स ऑफ डिमेंशनैलिटी है कि आप डिमेंशन तो आपने सिर्फ एक बढ़ाई, पर आपका काम और आपके वो जो मेमोरी जो लगने लगी है एक्यूमुलेटर अरे में, वो एक्सपोनेंशियली कई गुना बढ़ जाती है. डिमेंशन तो आपने कहा था सिर्फ एक डिमेंशन ऐड की है, काम आपका और मेमोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई. यस, हाफ ट्रांसफॉर्म लाइन के लिए आपको एक लूप पिक्सल्स पे लगाते थे, उसके अंदर एक लूप थीटा पे लगता था. अब क्या होगा? पिक्सल्स का लूप तो यहाँ भी लगना है,
अंदर एक लूप ए पे होगा, एक लूप बी पे होगा, और उनके लिए फिर आर कंप्यूट किया जाएगा और उस ए बी आर को जाके वोट कर दिया जाएगा. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग हियर. ठीक है, लेट्स लुक एट द सूडो कोड. फॉर एवरी बाउंड्री पॉइंट एक्स वाई, फॉर एवरी ए बी इन द इमेज प्लेन. ना मैंने तो बड़े आराम से कह दिया फॉर एवरी ए बी, आपको लगेगा दिस इज वन लूप, दीज आर टू लूप्स. फॉर एवरी ए एंड देन इनसाइड फॉर एवरी बी नेस्टेड दो लूप्स हैं. कंप्यूट आर ऑफ ए बी. वेल, इस फॉर्मूले से हमें पता लग जाएगा ना, आर के लिए रीअरेंज कर लेंगे ना इसको हम. अगर मुझे एक्स पता है, ए पता है, बी पता है, वाई पता है, तो मैं आर निकाल लूंगा, ये वो फॉर्मूला बनेगा. सो इस पॉइंट में से गुजरने वाला ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ए और बी पे हो, उस सर्कल का रेडियस इस फॉर्मूले से आर आएगा. We don't. Yes. जी एग्जैक्टली, इसलिए इसकी जो डिटेल्ड सूडो कोड है वो नहीं मैं दे रहा. अगेन डिटेल में फिर ये सारी चीज़ें आएंगी कि सबसे बड़ा सर्कल कौन सा हो सकता था, यानी आर की वैल्यू कहाँ हो सकती है, ए और बी कौन कौन से हो सकते थे जो इमेज में हमें नज़र भी आएंगे. But what if the center is at one of the corners? You will still see that circle, part of that circle. उसका सेंटर m कॉमा n पे है, पर उसकी बाउंड्री जो है वो तो नजर आएगी इमेज के अंदर आपको. ठीक है, लेकिन व्हाट इफ यू से कि यार ये भी तो सर्कुलर सी चीज थी, ये भी डिटेक्ट हो जाता है. व्हाट इफ यू से दिस, तो मैं अगर वो भी डिटेक्ट करना चाहूँ, one pixel, can you tell which line it was based on one point? No. Line define करने के लिए minimum कितने points चाहिए? For a line there should be at least 2 points line के लिए. Circle के लिए कितने points चाहिए? 3. You don't know really, but it's 3. नहीं 3. अगर आपको 3 पॉइंट्स दे देना, 3 पॉइंट्स यूनिकली डिफाइन अ सर्कल. इन 3 पॉइंट्स में से एक ही सर्कल गुजर सकता है और कोई नहीं गुजर सकता. जस्ट लाइक 2 पॉइंट्स यूनिकली डिफाइन अ लाइन. सो 3 पॉइंट्स आर इनफ. तो अगर आपको 3 एज पॉइंट्स मिल जाते हैं उसके, तो आई वुड से कि सर्कल बताना चाहिए था आपको. व्हाई डिड यू डिटेक्ट इट? ठीक है. सो सर्कल का केस जब आप थोड़ी डिटेल में जाएंगे तो लाइन के केस से ज़रा सा फ़र्क हो जाएगा, लेकिन जनरल आइडिया यही है कि go through each point. For that point, go through all possible centers. कि अगर ये एज पॉइंट है सर्कल के ऊपर और अगर ये सेंटर पॉइंट होता ए बी तो आर क्या होता. अच्छा, अगर ये सेंटर पॉइंट होता तो आर क्या होता. अच्छा, अगर ये ए बी होता सेंटर पॉइंट तो आर क्या होता. सो यू आर वोटिंग फॉर ऑल दीज ए बी आर वैल्यूज. ठीक है. ओके, इसका जवाब आखिरी लाइन में है. एनी सेल दैट गेट्स मोर देन टाउ वोट्स इज डिटेक्टेड. वो चाहे पूरा नज़र आ रहा था, चाहे आधा नज़र आ रहा था, चाहे जो भी है, जिसको टाउ वोट से ज़्यादा मिल गए हैं वो सर्कल है आपका. सही. और यहाँ पे वो जो स्टेप 15, 16, 17 थे ना, स्मूथ करें, नॉन मैक्सिमम सप्रेशन करें और थ्रेशोल्ड करें, ये तीनों हो रहे हैं यहाँ पे. एक्यूमुलेटेड रे को मैंने कन्वॉल्व किया. टाउ इज द नंबर ऑफ वोट्स, और आप उसे पिक्सल्स भी कह सकते हैं क्योंकि वोट्स पिक्सल्स एज पिक्सल्स की वजह से आ रहे हैं. कि हाँ, कि कितने पिक्सल्स ने, कितने पॉइंट्स ने इसको वोट दिया है. इफ दैट एक्सीड्स अ सर्टेन थ्रेशोल्ड मैं कहूँगा हाँ ये मिल गया. ठीक है. ओके, सो ये स्टेप 15, स्टेप 16, स्टेप 17, हाँ सारे का सारा है इधर. ओके. अगेन इधर भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है. मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ. आप लोगों से सवाल है, लाइन में मैंने एक लूप ख़त्म किया था, लाइन डिटेक्शन में मैंने स्टेप 10 ख़त्म किया था, जो सारे एंगल्स को मैं वोट दे रहा था. वो मैंने कैसे अवॉइड किया था?
कि अगर मुझे उस पिक्सल पे ग्रेडियंट की डायरेक्शन पता है तो मुझे पता था कि फिर लाइन कौन सी गुजर सकती होगी इसमें से, मैं सिर्फ उसको वोट किया था। सेम सिचुएशन, सर्कल में डिटेक्ट करना है, एज का एक पॉइंट है, उस एज पे मुझे ग्रेडियंट डायरेक्शन पता है। हाउ डज दैट हेल्प मी? सर्कल में, सो अगेन डायनासोर वाला एग्जाम्पल, यू हैव अ पॉइंट, सॉरी, यू हैव अ पॉइंट और उस पॉइंट में से जो ग्रेडियंट की डायरेक्शन है ना वो ये है। व्हाट डज दिस टेल यू? कि अगर लाइन की बात करते हैं, अगर इसमें से लाइन गुजरती तो वो किस डायरेक्शन में गुजर रही? ओके, ऐसे होती। सर्कल कैसे बनता? सर्कल भी तो पीस वाइज लीनियर, अगर आप देखें उसको लाइन से अगर मैं बनाऊं, ठीक है, फाइन फाइन, लेकिन पहले तो मैंने कहा था कि लाइन अगर होती तो वो इस तरफ होती। अगर ये लाइन किसी सर्कल का पार्ट होती, अगर ये लाइन किसी सर्कल का पार्ट होती, मुझे सिर्फ ये बता दें, अगर ग्रेडियंट इधर पॉइंट करता है तो क्या इस पिक्सल में से ये सर्कल गुजर सकता है? अगर ग्रेडियंट इधर पॉइंट करता है, अगर ब्लू सर्कल गुजरता तो ग्रेडियंट किधर पॉइंट करता? यहां। ओके, ब्लू वाले का ए बी ये होता। Should I vote for this AB? Okay, तो मेरा ग्रेडियंट अगर इधर है, which ABs should I vote for then? नहीं, अगर इस पिक्सल पे ग्रेडियंट इधर पॉइंट करता है, इधर से मेरा मतलब है कि लेट्स से इस डायरेक्शन में, इधर या इधर, ठीक है, इस ओरिएंटेशन, इधर या इधर। इसका मतलब है कि इस पिक्सल में से अगर कोई सर्कल गुजरता था, उसका सेंटर इस लाइन पे लाई कर सकता था। उसका ए बी यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था। उसका ए बी जो है ये 2 डिमेंशनल प्लेन पे नहीं लाई करता होगा, उसका सेंटर इस 1 डिमेंशनल लाइन पे लाई करता होगा। मेरी जो सर्च है फॉर द सेंटर, पहले मेरी सर्च फॉर सेंटर वाज पूरी इमेज में ए बी, हर इमेज का पिक्सल देखता था कि अगर ये सेंटर है, अगर ये सेंटर है, अगर ये सेंटर है। दैट 2 डिमेंशनल सर्च विल नाउ बी रिड्यूस टू अ 1 डिमेंशनल सर्च। मेरा जो ए बी का लूप 2D में था, नेस्टेड लूप था, वो लूप अब एक लाइन पे जा रहा है, वो एक लूप होगा। फिर से मैंने ग्रेडियंट इन्फॉर्मेशन की वजह से एक लूप अवॉइड कर लिया होगा, एंड दिस विल बिकम फास्टर एंड दिस विल लीड टू फ्यूअर मिस्टेक्स। क्योंकि अब मैं जो पॉसिबली हो सकते थे सर्कल्स, उनको ही वोट करूंगा। ये गोस्ट सर्कल्स को अब वोट्स कम मिलेंगे। पहले तो ये जो ब्लू में सर्कल है, इसको भी वोट मिल सकता था, एंड दैट वुड हैव बीन अ गोस्ट सर्कल, नॉट द रियल वन। ठीक है, सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन हियर, कि हर बाउंड्री पॉइंट पे जाएं, लेकिन फॉर एवरी ए बी नॉट इन द 2D इमेज, फॉर एवरी ए बी अलॉन्ग द ग्रेडियंट वेक्टर। और ग्रेडियंट वेक्टर मुझे पता है, ये था ग्रेडियंट वेक्टर, ये वाली डायरेक्शन जो थी। ठीक है, तो ये 1D सर्च हो जाएगी। अगेन इट्स अ स्पीड अप। ठीक है, सो लेट्स कंक्लूड द हाफ ट्रांसफॉर्म। और उसमें ये है कि
So actually that's a useful skill to have. Let's say आप इस पिक्सल पे बैठे हैं, let's call it x, y, या मैं let's call this pixel x वेक्टर के तौर पे, ठीक है. ग्रेडियंट वेक्टर जो है इधर पॉइंट करता है. लेट्स कॉल दिस g. ये क्या करता होगा? k की वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी तक है. ये g वाली डायरेक्शन में चलेगा. हाँ, ओ g ग्रेडियंट, दिस इज ग्रेडियंट, सॉरी. लेकिन अगर मैं k को नेगेटिव कर दूं तो पीछे चलने लग जाएगा. k को 100 कर दूं तो ये इतना ज़्यादा पहुंच जाएगा. -100 कर दूं यहाँ पहुंच जाएगा. पॉइंट इज आई कैन ट्रेवर्स दिस डायरेक्शन. तो दिस इज़ अ यूजफुल थिंग टू हैव. जब आपने इमेजेस में लाइंस ड्रॉ करनी हो, इमेजेस में डायरेक्शंस ड्रॉ करनी हो, उनको ट्रेवर्स करना हो, दिस इज़ अ यूजफुल थिंग टू नो. ठीक है. अगेन मैंने तो ये कंटिन्यूस में रखा हुआ है. जब इमेज में आएंगे तो आप इसको डिस्क्रिटाइज भी करेंगे, इंटीजर में भी कन्वर्ट करना होगा एंड सो. एनीवेज, सो टू कंक्लूड, हाफ ट्रांसफॉर्म की जो एक प्रॉब्लम हमने देखी है वो कर्स ऑफ डिमेंशनैलिटी है कि लाइन की बारी 2 पैरामीटर्स थे r थीटा, यू नीड अ 2D एक्यूमुलेटेड अरे. सर्कल के 3 पैरामीटर्स थे, यू नीडेड अ 3D एक्यूमुलेटेड अरे. इलिप्स की बारी फॉर अ जनरल इलिप्स आपको 5 पैरामीटर्स चाहिए होते हैं. आपकी एक्यूमुलेटेड अरे वाली जो स्पेस है, हाफ स्पेस इसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड अरे की, द हाफ स्पेस विल बी 5 dimensional. And this is prohibitively large. No one detects ellipses, general ellipses, through the half transform. No one does that. Even 5D half space जो है ना, वो it's too much work, बहुत slow हो जाता है. ठीक है, lines तक तो half पे रहते हैं, circle तक थोड़ा सा रह लेते हैं, but no one goes to ellipses with half. ठीक है. So इसका एक नुकसान है ये, curse of dimensionality. दूसरी जो हमने important point हमने सीखा है कि gradient की information जो है ना, यानी वही डायनासोर वाली एग्जांपल, ऑलवेज यूज एविडेंस टू योर बेनिफिट. ग्रेडियंट की इंफॉर्मेशन आपको एक एविडेंस दे रही है कि इधर किसी ज़माने में अगर लाइन गुजरती थी तो वो ये वाली हो सकती थी, सारी नहीं हो सकती थी. तो इसकी वजह से हमने स्पीड अप भी किया, अननेसेसरी वोट्स नहीं दिए, और गोस्ट डिटेक्शंस को भी अवॉइड कर दिया. सो ये अपने जहन में रखें कि अगर हाफ ट्रांसफॉर्म के अलावा भी अपने जहन में आइडिया रखें कि जब भी इमेज से आपको एविडेंस मिलती है ना, यूज़ इट टू योर बेनिफिट. ठीक है. सो दैट कंक्लूड्स हाफ ट्रांसफॉर्म.